बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही शुरू हो चुकी है एनडीटीवी की चुनाव यात्रा। एनडीटीवी की टीम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चांदामेटा गांव पहुंची। चांदामेटा गांव कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार इस गांव में पोलिंग सेंटर बनाया गया। उड़ीसा की सीमा पर बसा ये छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इस चांदामेटा गांव में सरकार कितनी पहुंची है, देखिए एनडीटीवी संवाददाता नीलेश की ये रिपोर्ट। हम आ पहुंचे हैं बस्तर सीट में पड़ने वाले चांदामेटा में। इलाके की पहचान नक्सलियों से रही है। हालांकि कहा जाता है कि अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन जमीन पर हमने जो कुछ महसूस किया वह बिल्कुल अलग लगा। हमने आलीशान शहरों और महानगरों से दूर चांदामेटा में जीवन का अजीब संघर्ष देखा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का चांदामेटा गांव है और यहाँ पर एक खास चीज़ जो मुझे नज़र आई, मुझे लगा कि सबको दिखाना भी चाहिए। कुछ हुआ, एक पेड़ का जो एक स्ट्रक्चर जो बनाकर यहाँ पर मोबाइल से बातचीत, मोबाइल ऑपरेट करते नजर आए। तो मुझे लगा कि ये क्यों ऑपरेट कर रहे हैं या यहीं पर इस जगह को क्यों चुना है इन्होंने, यहीं पर मोबाइल रखकर क्या इसको स्टैंड बनाए या क्या कारण है यहाँ पर खड़े होकर मोबाइल? एक ही गाड़ी देता है इसलिए नेटवर्क बना है। अच्छा, यहाँ टावर जो है नेटवर्क यहाँ मिलता है यहाँ खड़े होकर। तो आप लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर मोबाइल पर बात करनी है या कुछ करना है तो यहीं पर टावर मिलता है। तो कैसे पता चला कि यहीं पर टावर मिलता है, कहीं दूसरी जगह आसपास नहीं मिल पाता? ये खड़ा होकर ढूंढे हैं। अच्छा, पहली बार यहाँ पर कोई खड़ा होकर ढूंढे होंगे और इसी हाइट पर मिलता है, ये कैसे पता चला? फिर हाइट में मोबाइल पकड़ के फिर बना है। अच्छा, तो ये देखिए ये कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन जो अपना एक देसी जुगाड़ होता है गाँव में, उसका एक बड़ा नमूना है ये कि यहाँ पर खड़े होकर पहली बार जब इस इलाके में नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा और यहाँ पर खड़े हुए यहाँ के लोग, और यहाँ पर जो हाइट एक मेंटेन होता है एक 5 फीट 5.5 फीट के हिसाब से, और यहाँ पर इनको टावर मिल रहा है। एक देखते हैं, हाँ इसमें मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। एक टावर इसमें दिखा रहा है, लेकिन मैं मोबाइल को अगर यहाँ से हटाऊँ, कहीं इधर ले आता हूँ दूसरी जगह, तब आप देखेंगे कि टावर जा रहा है। इसमें टावर जो है वो शो होता नज़र नहीं आ रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन जो क्लियर टावर की बात है वो यहाँ पर अगर मैं रखूँ। अच्छा, इसके लिए बाकायदा हिले मत मोबाइल या कुछ ना हो तो पूरी व्यवस्था करके रखी गई है। देखिए कैसे कील लगा कर कि एकदम परफेक्ट इसी जगह पर टावर मिलता है। इस गांव की अपनी एक अलग पहचान भी है, इस गांव को लेकर अलग चर्चा भी है, और यही वजह है कि हम इस गांव में भी आए हुए हैं। एक तो पहले इसकी खूबसूरती भी मैं दिखा दूं। कटहल का पेड़, फल अच्छे लगे हुए हैं, इस तरफ आम का भी पेड़ है, दूसरी तरफ मैं प्रवीण को कहूँगा दिखाऊंगा। लेकिन मैं जब इनसे चर्चा कर रहा था तो ये बोले कि ये दोनों ही फल अब हम अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कोई पूजा करते हैं आप लोग बता रहे थे? पूजा करते हैं। आम त्योहार खाने का है ना, अभी आम त्योहार खाना बचा है। मनाएंगे। कब मनाएंगे? ये महीना जाएगा तो अगले महीने। और उसके बाद ही आम तोड़ सकते हैं। देखिए ये जो परंपरा है, जो संस्कृति है बस्तर की, बस्तर के आदिवासियों की, ये अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है कि आम के इतने फल लगे हुए हैं, आमतौर पर कोई भी तोड़ कर खा लेता है, लेकिन यहाँ पर एक अनुशासन है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है कि जब तक वो आम त्यौहार नहीं मनाएंगे तब तक इसका फल कोई भी नहीं तोड़ सकता और इसको नहीं खा सकता। ये जो जहाँ पर है चांदामेटा, वो क्यों खास है? इसके पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है उसको लेकर क्या जानकारी है, उसकी खासियत क्या है या उसकी पहचान क्या है, वो हमारे साथ हमारे जो बस्तर के साथी हैं विकास, इस पूरी यात्रा पे साथ में हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि विकास जी, ये इलाका जहाँ पर आप हमें लेकर आए हैं खास कवर करने के लिए, जब हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं जाना चाहिए तो आप बोले चांदामेटा जाना चाहिए, क्यों खास है ये जगह? देखिए चांदामेटा में मैं बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, परिवर्तन मैं साफ देख रहा हूँ। अभी आपके साथ जब मैं आया था, चलते चलते बात करेंगे तो कुछ व्यूज भी देखेंगे। मैंने आपको लगातार वो चीजें दिखाई कि देखिए पहले यहाँ क्या हालात थे, अब हालात कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं उसको बदलते हुए देखा हूँ, इसलिए और ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपको सबसे पहले प्रवीण दिखाऊँ, वो जो पहाड़ी है ये तुलसी डोंगरी है।
मतलब कि तुलसी की पहाड़ी तुलसी है डोंगरी अखबारों में कई दफा छपा करती थी 2000 मुठभेड़ के नाम हाँ पे। 2000 से 2010 के बीच की मैं बात करूं, हाँ, ज्यादातर और या 15 तक लगभग। हाँ मतलब मैं तो बोलूंगा कि 20 तक भी तुलसी डोंगरी जो हाँ, है 15 से 20 में हाँ। थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन 15 तक तो अमूमन आता ही था। नहीं तुर्कियां अमूमन रहती। 20 तक भी यहाँ पे बहुत मुठभेड़ें हुई हैं। हम्म, और तुलसी डोंगरी ये सब इलाके अलग अलग है। जैसे अभी हम चांदा मेटा में खड़े हैं, हम्म। ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप माना जाता था। चांदा मेटा ये चांदा गांव मेटा। खुद इसके पहले जो हमने कोलेंग गांव पार किया, हम्म, कोलेंग को माओवादियों की राजधानी माना राजधानी जाता मानी था जाती बस्तर थी। जिले मैं में। चाहूंगा कि थोड़ा सा हम बढ़े, क्योंकि मुझे ना सड़क यहीं तक दिख रही है, इसके हाँ। आगे सड़क नहीं नजर आ इसके रही। आगे सड़क नहीं, ये पटेल पारा है चांदा मेटा का, हम्म, और ये तुलसी डोंगरी है। हम्म, ये माओवादियों का हेडक्वार्टर माना जाता था बस्तर जिले का। ये और कब तक रहा होगा लगभग? ये 2010 15 20 के आसपास भी रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लीडर थे हम्म, वो बहुत आसानी से आराम से वहाँ पे प्रवीण उस पहाड़ी को ही दिखाओ, पहाड़ी, वो ज्यादा हाँ, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम है। लोग तो फिर भी हम लोग ठीक तो है। नजर आते रहेंगे, आवाज जो हाँ, चीजें हैं ये वो पहाड़ी पता बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, ये वो तुलसी डोंगरी है जिसे हमेशा से शासन सोचती थी कि हम्म, इस पे झंडा गाड़ लिए तो ये जो विजयी झंडा है हम्म, वो। और आप यकीन माने कि अब सरकार यहाँ तक पहुँच गई है। लगातार हाँ, बिजली के फोर्सेस जाती खंभे हैं, भी बिजली दिख के रहे हैं, खंभे मतलब ये अभी लगे सुविधाएं भी हुए पहुंच हैं। रहे हैं, सुविधाएं सुविधाएं भी पहुंची पहुंच हुई रही हैं। हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ माओवादी बहुत आसानी से रहते थे, आराम से और सुरक्षित। सबसे खास बात यह है इस पहाड़ी का कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ आपको उड़ीसा का राज्य लग जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये अगर छत्तीसगढ़ उड़ीसा हाँ, बॉर्डर पर है ये हम इस बॉर्डर वक्त। पर है। अगर मान लीजिए फोर्स उन पर कभी यहाँ से नीचे, अब फोर्स को अगर जाना होगा तो नीचे से ही जाएंगे, किसी भी तरफ से जाएंगे। तो माओवादियों को इस बात का लाभ मिलता था कि वो ऊपर रहते थे तो वो जवानों पे ज्यादा भारी पड़ जाते थे अधिकतर। और उन्हें अगर फोर्स पहुंच भी रही है तो बहुत आसानी से उधर उतर गए तो उड़ीसा चले गए। राज्य बदल गया तो मामला ही बदल गया पूरा। हाँ, पूरा एक फोर्स की नेटवर्क अपनी जो हाँ, और उनकी भी एक सीमा होती है कि अपने राज्य में ऑपरेशन करना है। हाँ, और इस समय की जब बात कर रहे हैं तब उस समय इस संयुक्त टीमें नहीं बना करती थी। और वो ऑपरेशन भी ऐसे नहीं होता था कि आप अचानक चले गए और उधर चले घुस गए। इस बात का लाभ माओवादी उठाते थे। ये क्रॉसिंग जोन भी है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की तरफ माओवादी भी इसी इलाके से गुजरते थे। यही वजह है कि एक बार अभी नगरनार के माचकोट के इलाके में जब 6-7 माओवादी मारे गए थे तो वो इलाका था। यहाँ पे माओवादियों का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था जिसे इस गांव में जहाँ पर हैं हम लोग। चांदा मेटा के ही आसपास में ही वो इलाका है जहाँ पे माओवादी अपने नए लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया करते थे। और ये सड़कें वड़कें तो बहुत दूर की बात है। मतलब सोच उस समय के हिसाब से मतलब चांदा मेटा नाम से ही ये था कि आप अगर चांदा मेटा में जा रहे हैं मतलब चांद पे जा रहे हैं। यहाँ आना इतना कठिन था। चांदा मेटा जाना मतलब चांद पे ही जाना था। और अभी भी हम लोग आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का सफर हमने जिला मुख्यालय से तय किया। 1.5 से 2। और आप आते वक्त अगर इस सड़क नहीं होती तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ आना कितना बिल्कुल। अभी भी आते वक्त भी रास्ते में जो पेड़ वो मुझे लगता है कि आंधी तूफान के कारण से है। पहले ऐसे तो पेड़ ही नहीं था, मतलब सड़क ही नहीं था कि माओवादी उसे ब्लॉक करते पेड़ काट के। सड़कें अभी बनी हुई हैं। यहाँ पे एक कलेक्टर हुआ करते थे रजत बंसल और दीपक झा एसपी थे आईपीएस। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने एक बार यहाँ पे पूरी रात बिताया था पंचायत भवन में। और उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ चांदा मेटा नहीं कोलेंग से पहले हाँ, और इस इलाके को बदलना है। फिर अभी विजय दयाराम जो कलेक्टर हैं वो भी जब आए हुए थे तो वो यहाँ पहुंचे हुए थे। आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे काम तो किया है। अब ग्रामीणों का दिल कितना जीता है बात की बात है। ये भी जानने की कोशिश, यही जानने भी हम यहाँ पर आए हैं कि ग्रामीणों का दिल कितना जीता। उनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही कि ऐसे जो भौतिक परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक सड़क बन गई है और वो नेटवर्क आपने दिखाया। मतलब आप यहाँ सपने में नहीं सोच सकते थे कि नेटवर्क आएगा। लेकिन कम से कम ठीक है, ये जुगाड़ पद्धति से इनको 1 पॉइंट टावर यहाँ मिल रहा है जो कि आप 112 या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए काफी है। आप आओ सैन, क्या नाम है आपका? आइए तो कौन टोका, क्या नाम है? सन्ना। आप वो जो पीछे पहाड़ी दिख रही है तुलसी डोंगरी, वहाँ कभी गए हो? हाँ। कितना दूर होगा यहाँ से जाने के लिए, क्या रास्ता है? एसी वाला पैदल रास्ता है, पैदल जाते हैं। और नीचे से चढ़ाव है। हाँ। कितना टाइम लगता होगा नीचे से ऊपर पहुँचने में, जैसे ऐसे जाना हो तो? आधा 1 घंटा लगता है। आधा 1 घंटा लगता है, पैदल चलना पड़ता है। और हाँ। तो ये यही एक खासियत जो विकास बता रहे थे। तो ये कि यहाँ से आप सोचिए कि अनुमान लगाइए कि 1.5 से 2 घंटा अभी भी पैदल चढ़ना पड़ता है अगर उस जगह पर जाना। और जहाँ पर जिसको आप कह रहे हैं कि माओवादियों का हेडक्वार्टर एक समय में हुआ करता था, तो फोर्स के लिए कितनी मुश्किल होती होगी कि यहाँ पर सड़क नहीं, कोई भी सुविधाएं नहीं, और उसके बाद यात्रा भी तय करनी है तो पैदल तय करनी है। और स्वाभाविक बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये यात्रा आप कहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से ना, जब
फोर्स जब तुलसी डोंगरी जाती थी तो उनको कोलेंग से भी और पहले नेतानार से उनको पैदल आना पड़ता था। लगभग कितना किलोमीटर का होगा? लगभग यहाँ से नेतानार 20 किलोमीटर होगा, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से। तब वो जवान यहाँ तक पैदल आते थे और फिर उस पहाड़ी को चढ़ते थे। और मैं गांव वालों से बात कर रहा हूँ कि यार तुलसी डोंगरी चढ़ना है तो कब, तो वो बोल रहे हैं आप तो सुबह आ जाइए, दिन में आपकी तो हिम्मत नहीं हो मतलब पाएगी। चल नहीं पाएंगे उतना, एक तो चढ़ाव है। तो ये सारी चीजें बदलाव यहाँ पे चांदामेटा में जो चांद के समान हुआ करता था ये आई हैं। गांव वालों के अंदर भरोसा कितना है कितना तो पाए, बातचीत में भी बदलाव है, यहाँ पे बदलाव नजर आ रहा है। मतलब माओवादी प्रशासन यहाँ पर अब बैकफुट पर हैं। है। बस्तर लगभग जिले की बात करें, अगर संभाग को हम छोड़ दें, क्योंकि जब भी कोई हमला होता है तो देश भर में चर्चा बस्तर की होती है, लेकिन बस्तर जिले की हम अगर बात करें, संभाग में तो और भी जिले हैं, तो उसमें माओवाद का अभी कितना दखल, मतलब कितने इलाकों में दखल है माओवादियों को, बस्तर जिले के लिहाज से बात करें? देखिए बस्तर जिले में अगर आप बात करेंगे तो ये जो दरभा डिवीजन का इलाका है, तो इस इलाके में ये कुछ इलाके हैं और अब यहाँ मात्र उंगलियों में गिनती के कुछ माओवादी बचे हैं इन इलाकों में। हाँ। मतलब मैं आपसे चलते चलते इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता भी है वो भी दर्शक देखें। पीछे तरफ प्रवीण, आप अपने पीछे तरफ का कुछ अगर हिस्सा दिखा पाए तो देखिए कितना खूबसूरत जगह है। मतलब ऐसी जगह लोग पर्यटन के लिहाज से जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और शांति है यहाँ पे, शांति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत प्राकृतिक माहौल के बीच में हैं और माओवादियों का अब यहाँ पर एक तरीके से दखल और जो पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। जो बड़े लीडर थे वो मारे गए या गिरफ्तार हो गए या सरेंडर कर चुके हैं, कुछ जेल में हैं, और जो उनके कुछ सहयोगी थे वो भी या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं, और जो लोग इधर एक्टिव थे, ज्यादा एक्टिव थे, और अधिकतर लोगों ने तो सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ अब यहाँ दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि उड़ीसा का ये क्रॉसिंग इलाका है, इस वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि वो कभी भी इस इलाके से क्रॉस करते हैं। कई बार मेरे पास भी सूचना आती है कि कोई एक नई टीम घूम रही है ये चांदामेटा कोलेंग के इलाके में और भड्री मऊ के इलाके में, तो वो उनका क्रॉसिंग इलाका है, इसलिए वो घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनका एक आधार क्षेत्र पूरी तरह से कमजोर हो गया, कमजोर हुआ है, और नहीं हुआ, लेकिन कमजोर हुआ है और प्रशासन की दखल बढ़ते जा रही है। तो ये एक मेरी कोशिश थी कि इस गांव की अपनी क्या खासियत कह सकते हैं या क्या पहचान है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्यता तो है, नजर आ रही है, इसके अलावा क्यों जाना जाता रहा है, खासकर तुलसी डोंगरी, चांदामेटा। हम अगर 2000 जैसा कि बताया 98 से 2015 तक की एक अखबार अगर हम निकालें, बस्तर बेस्ड जो अखबार होंगे या बस्तर से जो प्रसारित होते होंगे, वहां पर आपको सुर्खियां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इस इलाकों की बनती थी कि यहाँ पे माओवाद ये घटना हुई या नक्सल की ये घटना हुई। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो मैं शुरुआत जहाँ से किया था एक बार वहीं पर लेकर आना चाहूँगा। ये जुगाड़ सिस्टम जो है ये बस्तर के कई इलाकों में, खासकर अंदरूनी इलाकों में ये जुगाड़ सिस्टम देखने को मिल जाता है, और खासकर जिस तरह से तकनीक का उपयोग हो रहा है, और लेकिन तकनीक इन तक कितनी पहुँच पा रही है और कितना यूज़ कर पा रहे हैं, इसका ये जो सिस्टम है ये काफ़ी कम इलाकों में देखने को मिलता है। और इसके पीछे जो एक मैनेजमेंट है टोटल कि कितनी हाइट पर ये नेटवर्क मिलेगा, उसके लिए कहाँ, अगर किसी का हाइट कम है तो कैसे खड़ा हो जाएगा, और इस पूरे इलाके में कहाँ पर एग्जैक्ट, तो किसी भी जगह पे लगाया जा सकता था, लेकिन ये जो जगह तय किया गया है कि यहीं पर नेटवर्क जो है वो मिल जाता है, कहीं पे किसी से बात करनी हो तो हो जाती है। तो ये जुगाड़ सिस्टम और बस्तर की जो खासियत है, हम चुनाव यात्रा में छोटे छोटे हिस्सों में आप तक लेकर आएंगे। चांदामेटा दरअसल उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जहां आपको हर कदम पर कुछ ना कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखेंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब सब आगे बढ़ गए हैं तो ये इलाका क्यों पीछे छूट गया। कई इलाकों से कई तस्वीरें आती हैं, कई इलाकों के किस्से फेमस हैं कि वहाँ उस गांव में, उस शहर में या उस इलाके में, उस मोहल्ले में किसी भी घर में ताला नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है कि चोरियां नहीं होंगी। इसी विश्वास की एक कहानी मुझे बस्तर में दिखी। बस्तर जिले के चांदामेटा गांव में मैं हूं, तो मुझे लगा वो तस्वीर उस विश्वास की कहानी पर बिल्कुल जानी चाहिए। विश्वास है, एक ताले पर विश्वास। इस गांव एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है किसी ज़माने में, हालांकि अब विकास धीरे धीरे इस इलाके में आ रहा है, लेकिन जब यहाँ से मैं गुजर रहा था एनडीटीवी की चुनावी यात्रा करते हुए, तो मुझे एक झोपड़ी में ताला लगा नजर आया। अब आपको मैं दिखाऊं कि इसको अगर इसके भरोसे है, और प्रवीण को कहूँगा, मेरे जो कैमरा साथी हैं, कि इसको थोड़ा सा करीब से दिखाएं। मेरा उद्देश्य इसको खोलना नहीं है, लेकिन जस्ट बताना है कि बड़ी आसानी से, चाहे तो इस बांस का जो दरवाज़ा एक तरह से बनाया गया है,
या फिर इसको आराम से निकाला जा सकता है और ये खुलकर कोई भी अंदर चले जाएगा। लेकिन एक भरोसा है कि ताला लगा है तो कोई अंदर नहीं जाएगा। उस भरोसे की ही कहानी मुझे नज़र आई, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए कि कैसे भरोसे पर किस तरह से काम किया जाता है। और लोग कहते हैं भरोसा है तो काम आसानी से हो जाता है, आप भरोसा करिए। उस भरोसे की ये कहानी, ये ताला है। जैसे मुझे एक उदाहरण इसको देखकर नज़र आता है कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर रहते हैं और गेट बंद रहता है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन गेट खुला है तो प्रशासन और उस व्यवस्था पे हमें इतना भरोसा है कि अगर गेट खुला है यानी कि ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी और हम निकल सकते हैं। उसी तरह का एक भरोसा इस ग्रामीण इलाके में ताले पर नज़र आया। तो मुझे लगा कि ये तस्वीर भी जानी चाहिए, लोगों तक ये तस्वीर भी पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से भरोसा जो है वो कायम रखा जा सकता है। भरोसा किसी वस्तु पर हो सकता है, भरोसा किसी व्यवस्था पर हो सकता है। यहाँ के लोकल लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है और इन मुश्किलों के बीच इन्होंने जुगाड़ से जिंदगी को आगे बढ़ाना भी सीखा है। ये इसमें एक ही बार नहीं करता है सर, अभी 1 महीना तक चलेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। फिर अब कुछ दोबारा कुछ काम आता नहीं है। फिर एक बार में ही एक बार है, और एक बस। लगभग 30 दिन तक हाँ, 30 मग निकालोगे बस। और एक 3000 का बिकता है। मतलब मतलब लगभग एक ठीक ठाक कमाई एक पेड़ से हो जाती है। 3000 तक कम ही हो जाता है। बाकी ऐसे हम इधर उधर करते, गांव वाले पीने वाले भी हैं सर, बाकी पीते भी हैं, बाकी बेचते भी हैं हैं। जी। और एक तरह से जो सल्फी होती है यहाँ पे काफी प्रचलित है सल्फी, ये उसी का अल्टरनेट है छिंद। तो ये भी छिंद के जो यहाँ पे आसपास तो कहीं फल नहीं लगा है, नहीं तो मैं दर्शकों को भी दिखाता। खजूर नुमा होता है, छोटा, उसका खजूर का छोटा रूप है वो। और इस तरह से ये पेड़ भी छोटा है ताकि जो ये आमतौर पर ऊपर में लटका हुआ रहता है तो दिखाना मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी करीब से दिखाया जा सकता है। एक बार प्रवीण से और कहूँगा कि इस प्रोसेस को जो है वो कैद कर लें। और बस्तर की ये छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, जो तरीके हैं, रहन सहन हैं, हालांकि ये आमतौर पर दूसरे देश के दूसरे अन्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जंगली इलाके हैं, वहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कैद बहुत कम हो पाती हैं। तो चूँकि हमको मौका मिला तो मुझे लगा कि इसको भी आप लोग को दिखा देना चाहिए। एनडीटीवी पर जो भी खबर होगी, आपके भरोसे की खबर होगी, आपके काम की खबर होगी और उस खबर पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।